पुराने समय की बात है जब अवंतिका नाम की एक नगरी पर राजा ब्रह्मदत्त का राज हुआ करता था। ब्रह्मदत्त बहुत ही बुद्धिमान प्रजापालक और बहुत ही प्रतापी राजा था। उसे धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र का ज्ञान था। एक दिन की बात है जब राजा अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की ओर जा रहा था तो रास्ते में वह एक दूसरे राज्य में जा पहुंचा। राजा ब्रह्मदत्त जब उस राज्य से गुजर रहा था तभी एक बगीचे में उसे एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी हुई दिखाई दी। राजा की नजर जब उस स्त्री पर पड़ी तो वह राजा के मन को भा गई। राजा के मन में उस स्त्री से विवाह करने का विचार आया। राजा ब्रह्मदत्त अपने घोड़े से उतरकर उस स्त्री के पास गया और उससे कहने लगा, सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ पर रहती हो? राजा की बात सुनकर वह स्त्री कहने लगी, पहले आप बताइए कि आप कौन हैं और मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हैं? राजा कहने लगा, सुंदरी, मैं अवंतिका राज्य का राजा ब्रह्मदत्त हूँ और मैं तुम्हारे रूप और सौंदर्य को देखकर तुम पर मोहित हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करोगी? तब वह सुंदर स्त्री राजा ब्रह्मदत्त से कहने लगी, मैं तुमसे विवाह तो कर लूंगी, परंतु उससे पहले विवाह के लिए आपको मेरे पिताजी से आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है और उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे कि मुझे पूरा जीवन पछताना पड़े। उसकी यह बात सुनकर राजा ब्रह्मदत्त उससे सहमत हो गए। उस स्त्री के पिता उस राज्य के राजा थे। इसके बाद राजा ब्रह्मदत्त उस स्त्री के पिता के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, महाराज, मैं आपके पड़ोस के राज्य अवंतिका से आया हूँ और मैं वहाँ का राजा हूँ। मैंने जैसे आपके राज्य में प्रवेश किया और मेरी नजर आपकी अति सुंदर कन्या पर पड़ी, आपकी पुत्री को देखकर मेरे मन में उसके प्रति प्रेम जागृत हो गया। अब मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी बेटी को अपने महल की रानी बनाना चाहता हूँ। उसके बाद उस स्त्री के पिता यानी राजा बहुत ही सोच विचार करने लगा। काफी सोच विचार करने के बाद उस राजा ने अपनी बेटी की शादी राजा ब्रह्मदत्त से करने की अनुमति दे दी और फिर राजा ब्रह्मदत्त का विवाह वे अपनी सुंदर कन्या देविका से करवा देता है। अब राजा अपनी बहुत ही सुंदर पत्नी देविका को लेकर अपने राज्य में आ गया। राजकुमारी देविका से विवाह करने के बाद राजा बहुत ही खुश था, क्योंकि उसके जैसी सुंदर औरत उसके राज्य में कोई नहीं थी। राजा ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी की सुंदरता को देखकर अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता था। राजा अपनी पत्नी पर बहुत ही मोहित हो चुका था। वह रात दिन अपनी पत्नी के प्रेम में ही खोया रहता था और वे उसके प्रेम में अपनी प्रजा के बारे में भी भूल गया था। राजा अपनी पत्नी के मोह के कारण अब राजकाज के कार्यों पर ध्यान नहीं दे रहा था। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि बहुत दिन हो गए, उसे जंगल में जाकर शिकार खेलना चाहिए और फिर उसने शिकार खेलने के लिए जंगल में जाने का निश्चय किया। जंगल की तरफ जाने से पहले वह अपनी रानी देविका के पास गया और कहने लगा, रानी, आज मेरा मन जंगल में जाकर शिकार खेलने का हो रहा है, इसलिए मुझे वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। रानी देविका कहने लगी, महाराज, आप बेशक जंगल में जाइए, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप शिकार के लिए अकेले मत जाइएगा, बल्कि अपने साथ एक अंगरक्षक को भी लेते जाइए। राजा ने कहा, ठीक है रानी, अगर तुम चाहती हो तो हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद राजा ने अपने साथ एक अंगरक्षक सैनिक को लिया और जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए निकल गया। जंगल में पहुंचकर राजा को एक हिरन दिखाई दिया और राजा ने उसका शिकार करने के लिए उस पर तीर चलाया। राजा के तीर से हिरन घायल हो गया और
उसका खून बहने लगा। हिरन के खून को देखकर राजा के मन में एक विचार आया कि मैं अपनी पत्नी देविका से बहुत प्यार करता हूँ, परंतु आज मैं देविका की परीक्षा लूंगा और ये देखूंगा कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूँ, क्या उतना ही प्रेम मेरी पत्नी देविका भी मुझसे करती है। कुछ सोच विचार करने के बाद राजा ब्रह्मदत्त ने अपने अंगरक्षक सैनिक को अपने पास बुलाया और सैनिक से कहा, सैनिक, मैं रानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि क्या वह भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है जितना कि मैं। अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम्हें इस हिरन के खून से भिगोकर अपने कपड़े देता हूँ। तुम मेरे कपड़ों को लेकर जाओ और रानी देविका से कहना, महारानी जी, जंगल में शिकार करते समय राजा को एक शेर ने मार दिया है। हो सकता है यह सुनने के बाद रानी तुम्हारी बातों पर विश्वास ना करे। अगर रानी इस बात पर विश्वास नहीं करेगी तो तुम उन्हें मेरे खून से सने हुए कपड़े दिखा देना। राजा के वचन सुनकर वह सैनिक कहने लगा, महाराज, मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं जाकर रानी साहिबा से इतना बड़ा झूठ बोल सकूं। सैनिक की बात सुनकर राजा उससे कहने लगा, तुम पहले यह बताओ कि तुम राजा की बात मानोगे या रानी की, क्योंकि मैं तुम्हारा अन्नदाता हूँ। मेरी वजह से ही तुम्हारे परिवार का पोषण होता है। राजा की बात सुनकर वह सैनिक दुविधा में पड़ गया और फिर वह राजा की बात मानकर राजा के द्वारा दिए हुए कपड़ों को अपने कपड़ों में अपने पीछे छुपाकर रोता हुआ राजमहल की तरफ चला गया। सैनिक राजमहल में जाकर रोते हुए रानी देविका से कहता है, महारानी जी, अभी अभी कुछ क्षण पहले ही मैं और महाराज यहाँ से शिकार के लिए गए थे। हम लोग जैसे ही जंगल में पहुँचे तो जंगल में एक शेर ने महाराज पर झपट्टा मार दिया और हम लोगों पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण महाराज की मृत्यु हो गई। महारानी जी, उसके बाद वो शेर महाराज को मारकर खा गया। उस सैनिक की यह बात सुनकर रानी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। रानी क्रोध में आकर उस सैनिक से कहने लगी, अरे मूर्ख सैनिक, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी रानी के सामने अपने महाराज की मृत्यु का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। अगर मेरे पति यानी इस राज्य के राजा एक शेर की चपेट में आकर मर गए तो तुम कैसे बच गए? रानी की बात सुनकर वह सैनिक भयभीत होकर कांपने लगा और वह रानी से कहने लगा, महारानी जी, जिस समय महाराज पर उस शेर ने आक्रमण किया था उस समय मैं एक पेड़ पर चढ़ गया और अपने प्राण बचा लिए। किसी तरह से अपने प्राण बचाकर मैं महल तक पहुंचा हूँ। यह सब बातें सुनने के बाद भी रानी ने सैनिक की बातें मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद वे सैनिक राजा के खून से सने हुए कपड़े रानी देविका को दिखाते हुए कहने लगा, महारानी जी, अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही हो तो आप स्वयं ही महाराज के खून से सने हुए इन कपड़ों को देख लीजिए। इन्हें देखकर आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। महारानी देविका ने जैसे ही महाराज के खून से सने हुए कपड़े देखे तो उसे विश्वास हो गया कि महाराज की मृत्यु हो चुकी है। रानी को महाराज की मृत्यु का ऐसा सदमा लगा कि उसने उसी समय अपनी उंगली में पहनी हुई हीरे की अंगूठी को चाट लिया। हीरे के विष के प्रभाव से रानी उसी समय गहरी मूर्छा में चली गई। कुछ देर के बाद जब राजा अपने महल में वापस आया तो उसे अपनी प्रिय रानी देविका बेहोश अवस्था में मिली। रानी की ऐसी हालत देखकर राजा रोने लगा कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, वे मुझसे इतना प्रेम करती थी। काश मैं अपनी मृत्यु की झूठी खबर इसे ना देता तो आज रानी की ऐसी हालत ना होती। मेरे एक झूठ के कारण मेरी पत्नी ने अपनी जान दे दी। धन्य है ऐसी पतिव्रता स्त्री जिसने मेरे छोटे से झूठ के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया। कई प्रकार की औषधियाँ देकर रानी का इलाज शुरू किया गया, परंतु किसी भी प्रकार की औषधि का रानी पर कोई असर नहीं हो रहा था।
उसकी बेहोशी और भी गहरी होती जा रही थी। राजा ने जब देखा कि राजवैद्य के इलाज का रानी पर कोई असर नहीं हो रहा, तो उसने तुरंत अपने राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो कोई भी महारानी का इलाज करके उसे ठीक करेगा, राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। राजा की इस घोषणा को सुनकर कई वैद्य रानी का इलाज करने के लिए आए, परंतु उसे स्वस्थ ना कर पाए। आखिरकार सभी वैद्य हार मान चुके थे। अब तो राजा ब्रह्मदत्त बहुत ही दुखी था। तभी वहाँ पर एक साधु ने प्रवेश किया। साधु ने अपना कमंडल जोर से जमीन पर फेंका तो कमंडल फूट गया। साधु ने पूछा, राजा तुम इतने दुखी क्यों हो? राजा ने कहा, साधु महाराज, मैं अपनी पत्नी की परीक्षा लेना चाहता था कि वह मुझसे कितना प्रेम करती है और मेरे एक झूठ के कारण मेरी पत्नी की यह हालत हो गई। साधु कहने लगा, राजन, तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, उसका दुख मनाने से अब कोई फायदा नहीं। साधु अपने टूटे हुए कमंडल की ओर इशारा करके कहने लगा, देखो राजन, जिस प्रकार मेरा टूटा हुआ कमंडल पहले जैसा नहीं बन सकता, उसी प्रकार अब तुम्हारी रानी भी जिंदा नहीं हो सकती। तब राजा साधु के चरणों में गिर गया और कहने लगा, साधु महाराज, अब आप ही कुछ कीजिए। यदि आप चाहें तो मेरी रानी अवश्य ही जीवित हो सकती है। तब साधु ने कहा, राजन, तुम्हारी बात ठीक है। यदि मैं चाहूँ तो तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मृत संजीवनी विद्या आती है, परंतु इसके लिए मेरी एक शर्त है। राजा ने जैसे ही साधु के मुंह से यह सुना तो वह गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, अब आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो। किसी भी तरह से मेरी पत्नी को जिंदा कर दीजिए, आपका मुझ पर बहुत ही उपकार होगा। साधु कहने लगा, राजन, मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित तो कर दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है, और वह शर्त है कि अगर तुम्हारे राज्य में से कोई भी व्यक्ति मेरे इस कमंडल को पहले जैसा बना दे तो मैं तुम्हारी पत्नी को फिर से जीवित कर सकता हूँ। राजा ने उसी समय अपने राज्य के सभी कारीगरों को महल में बुलवाया और उन्हें साधु बाबा के कमंडल के जैसा कमंडल बनाने का आदेश दिया। साथ ही यह घोषणा भी की गई कि जो भी कारीगर साधु महाराज के कमंडल जैसा कमंडल बनाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में सभी कारीगर सुंदर सुंदर और एक से एक बढ़कर कमंडल बनाकर ले आए, परंतु कोई भी उन साधु महाराज के कमंडल के जैसा नहीं था। तब साधु ने कहा, राजन, तुम मेरी शर्त को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए अब मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित नहीं कर सकता। राजा एक बार फिर से साधु के चरणों में गिर गया और विनती करते हुए कहने लगा, साधु महाराज, मैं आपकी शर्त को पूरा नहीं कर पाया, इसमें मैं असफल रहा, परंतु फिर भी मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी पत्नी को जिंदा कर दीजिए और मुझ पर उपकार कीजिए। राजा के बार बार विनती करने पर साधु को उस पर दया आ गई और उन्होंने मृत संजीवनी विद्या से एक बार फिर से रानी को जीवित कर दिया। राजा अपनी पत्नी को फिर से जिंदा देखकर बहुत ही खुश हुआ और फिर साधु महाराज का धन्यवाद करने लगा। साधु राजा से विदा लेकर महल से चला गया। उस दिन के बाद से राजा का अपनी पत्नी पर विश्वास कई गुना बढ़ गया। वह अपनी पत्नी से पहले से भी कहीं ज्यादा प्रेम करने लगा। वह अपनी पत्नी के प्रेम में इतना खो गया था कि राज्य का सारा काम छोड़कर वह अपना पूरा समय अपनी पत्नी के साथ ही गुजारने लगा। राजा ब्रह्मदत्त का एक छोटा भाई था जिसका नाम था विक्रम। राजा के इस व्यवहार को देखकर राजा का छोटा भाई विक्रम बहुत ही परेशान रहने लगा। फिर राजा को समझाने लगा कि भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं और इस राज्य के राजा भी हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि इस राज्य की रक्षा करें, परंतु आप एक स्त्री के मुंह में पड़ चुके हो। आपको उस स्त्री के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। विक्रम इस तरह की बातें अपने भाई को बार बार समझाता,
परंतु राजा ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी के मोह में इतना खो चुका था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक दिन की बात है जब राजा ब्रह्मदत्त का छोटा भाई विक्रम अपने अस्तबल में जाता है तो वहाँ पर कुछ घोड़े उसे बहुत ही कमजोर दिखाई देते हैं। विक्रम उस सैनिक से मिला जो उन घोड़ों की देखभाल करता था और उससे पूछने लगा, सैनिक, क्या तुम इन घोड़ों को ठीक से भोजन नहीं खिलाते हो? मैं देख रहा हूँ कि ये घोड़े दिन प्रतिदिन बहुत ही कमजोर होते जा रहे हैं। मैं पिछले कई दिनों से इस बात को देख रहा हूँ। आखिर इसका क्या कारण है? फिर सैनिक राजा के छोटे भाई विक्रम को बताने लगा, महाराज, मैं आपको सच बात बताता हूँ। यह घोड़े दिन प्रतिदिन इसलिए सूखते जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो महारानी देविका है वे रात्रि के 2 बजे इनमें से कोई एक घोड़ा चुनती हैं और उस घोड़े पर बैठकर न जाने कहाँ जाती हैं। सुबह होने से पहले वे घोड़े को तेज गति से भगाते हुए वापस लाती हैं, जिसकी वजह से ये घोड़े आकर सीधा गिर जाते हैं और इसी तरह से सभी घोड़े धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। राजा का छोटा भाई विक्रम सैनिक से यह बात सुनता है तो उसे काफी आश्चर्य होता है। वह सोचने लगा कि आखिर मेरी भाभी इतनी रात को कहाँ जाती है। यह बात सोच सोच कर वह बहुत ही परेशान होने लगा। इसके बाद विक्रम ने सैनिक से कहा, सैनिक, आज की रात तुम यहाँ पर मत रहना। आज रात को तुम्हारी जगह पर मैं घोड़ों के पास रहूंगा और घोड़ों की रखवाली करूंगा। आज मैं देखता हूँ कि आखिर मेरी भाभी कहाँ पर जाती है और क्यों जाती है। और फिर विक्रम सैनिक को वहाँ से जाने का आदेश दे देता है और खुद उन घोड़ों की देखभाल करने लगता है। जैसे ही रात्रि के 2 बजते हैं तो विक्रम ने देखा कि उसके भाई की पत्नी यानी महारानी देविका वहाँ पर आती है और उन घोड़ों में से एक फुर्तीला घोड़ा ढूंढकर उसके ऊपर बैठ जाती है। जैसे ही रानी अस्तबल से बाहर जाने लगी, विक्रम उसके घोड़े के सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी भाभी को बाहर जाने से रोक लिया। यह देखकर रानी विक्रम से कहने लगी, देवर जी, आप मेरे रास्ते के बीच में क्यों आ गए? भाभी की बात सुनकर विक्रम ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे ही सवाल पूछने लगा कि पहले आप मुझे बताइए कि आप इतनी रात को किससे मिलने के लिए जा रही हैं? यह सुनकर रानी हड़बड़ा गई। घबराहट के मारे उसे पसीना आने लगा, लेकिन फिर भी उसने विक्रम को कुछ नहीं बताया। रानी की चुप्पी देखकर विक्रम समझ गया कि रानी इतनी रात को कहीं न कहीं तो जा ही रही हैं और चोरी चुपके अवश्य ये किसी से मिलती होंगी। यह मेरे भाई और इस राज्य के राजा को धोखा दे रही हैं। रानी बिना कुछ कहे घोड़े से उतर गई। अगली सुबह रानी जल्दी उठ गई और सोचने लगी, आज तो देवर जी ने मुझे जाते हुए पकड़ा है, निश्चित ही वह मुझ पर संदेह कर रहा होगा। जैसे ही सुबह होगी, मेरा देवर अपने बड़े भाई यानी मेरे पति को सारी बात बता देगा। इससे पहले कि वह मेरे पति को सच्चाई बताए, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे विक्रम की किसी बात का मेरे पति पर कोई असर ना हो। उसने मन ही मन एक योजना बना ली। इसके बाद रानी अपने त्रिया चरित्र को दिखाने लगी। राजा ब्रह्मदत्त के उठने से कुछ समय पहले ही रानी अपने बालों को खोल देती है और अपने कपड़ों को फाड़ डालती है। कक्ष में वे जमीन पर लेट गई। जैसे ही राजा नींद से उठा तो उसने देखा कि उसकी रानी देविका जोर जोर से रो रही थी। राजा ने कहा, प्रिय रानी देविका, आखिर तुम नीचे क्यों पड़ी हो? तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारे इन कपड़ों को किसने फाड़ा है? रानी बड़ी चालाकी से आंसू बहाते हुए कहने लगी, मैं आपको क्या बताऊं महाराज, आपके छोटे भाई विक्रम ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री पर उसने अपनी गंदी नजर डाली है। अब क्योंकि एक छोटे से झूठ के कारण रानी ने राजा के लिए अपनी जान दे दी थी, इसलिए राजा अपनी रानी पर पूरा विश्वास करता था।
राजा को उसकी इस बात पर भी विश्वास हो गया। राजा ने जैसे ही यह बात सुनी तो उसके मन में अपने छोटे भाई के लिए क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने तुरंत अपने छोटे भाई विक्रम को बुलाया और उसे बुरा भला कहने लगा कि तुमने हमारी पत्नी यानी अपनी भाभी पर बुरी नजर डाली है। राजा के छोटे भाई विक्रम ने अपना पक्ष रखने और अपनी सफाई पेश करने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। और फिर राजा कहने लगा, तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैं तुमको मृत्यु दंड नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये सजा देता हूँ कि आज से तुम इस राज्य से बहुत दूर चले जाओ। अपने जीवन में कभी तुम इस राज्य में लौटकर वापस मत आना। विक्रम चुपचाप राजा के महल से बाहर चला गया, परंतु जाने से पहले वह अपने बड़े भाई से कहने लगा, भैया मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अपनी जिस पत्नी पर इतना प्रेम दिखा रहे हो और उसकी बातों पर विश्वास कर रहे हो, इससे जरा बचकर ही रहना। इतना कहकर विक्रम उस राज्य को छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद रानी बहुत ही खुश थी। अब उसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था। उस रात रानी फिर से उस पुरुष से मिलने के लिए गई जो कि उसका प्रेमी था। अपने प्रेमी से मिलने पर रानी उससे कहने लगी, प्रिय, अब तुम इस जंगल में रोजाना मत आया करो और मैं भी रोजाना तुम्हें इस जंगल में मिलने के लिए नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरे पास एक योजना है। तुम ऐसा करो, कल सुबह तुम राजमहल में आ जाना। तुम मेरे पति यानी महाराज ब्रह्मदत्त से महल में नौकरी के लिए प्रार्थना करना और उसके बाद तुम महल में ही रहोगे। जब तुम महल में रहोगे तो प्रतिदिन हमारी मुलाकात होती रहेगी। रानी अपने प्रेमी को यह सब कुछ समझाकर वापस महल में आ गई। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो रानी का प्रेमी महल में आ गया। महल में आकर वे राजा ब्रह्मदत्त से कहने लगा, महाराज, मैं एक प्रार्थना लेकर आपके पास आया हूँ। आपके ही नगर में मैं अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता हूँ और वे बहुत बीमार रहती हैं। मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। यदि आप मेरी सहायता कर देते तो मेरे घर का गुजारा भी चल जाता और मैं अपनी माँ का ठीक से ख्याल भी रख पाता। रानी भी उस समय वहीं पर मौजूद थी। उस व्यक्ति की बातें सुनकर वह मन ही मन में खुश हो रही थी। राजा ब्रह्मदत्त ने जब उस व्यक्ति की व्यथा सुनी तो उसे अपने महल में नौकरी पर रख लिया और अपने मंत्री से कहने लगे, मंत्री जी, यह व्यक्ति हमें भरोसेमंद मालूम पड़ता है और शारीरिक रूप से भी यह काफी बलवान है, तो आप इसे महल में पहरेदार की नौकरी पर रख लीजिए। रानी के उस प्रेमी का नाम चंद्रसेन था। चंद्रसेन राजा का आदेश पाकर महल में ही काम करने लगा। अब तो रानी को जब भी मौका मिलता वे अपने प्रेमी चंद्रसेन से मिलने आ जाती। चंद्रसेन और रानी दोनों मिलकर राजा की आंखों में धूल झोंक रहे थे। अपने प्रेमी चंद्रसेन से इस तरह से मिलते हुए काफी समय बीत गया। राजा को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि राजा तो अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास करता था और उससे बहुत ही प्रेम करता था। एक दिन की बात है जब राजा का मन हुआ कि आज फिर से जंगल में जाकर शिकार खेला जाए, तो वे जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा। जब वे जंगल में शिकार खेलने के लिए पहुंचा तो उसे जंगल में वही तपस्वी साधु दिखाई दिए जिसने रानी देविका को जीवित किया था। साधु को देखकर राजा ब्रह्मदत्त उनके पास गया और उन्हें प्रणाम किया। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और फिर राजा की तरफ देखकर कहने लगा, राजन, तुम बहुत ही भोले स्वभाव के हो, इसलिए लोग तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं, परंतु तुम्हारा हृदय बहुत ही पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हें प्रसाद के रूप में एक फल देना चाहता हूँ। तुम इस फल को ग्रहण करो। इस फल को खाने के बाद तुम हमेशा के लिए जवान बने रहोगे। तुम पर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तुम हमेशा सुंदर और तंदुरुस्त बने रहोगे। राजा ने वे फल साधु महाराज से ले लिया।
वह चमत्कारी फल लेकर राजा वहाँ से वापस चल पड़ा। फल लेने के बाद राजा सोचने लगा कि मैं इस फल को खाकर क्या करूँगा। मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। अब क्योंकि राजा अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था, इसलिए उसने सोचा कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, क्योंकि मेरे एक झूठ बोलने के कारण उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी थी। इसलिए इस फल को मुझे अपनी पत्नी को खिलाना चाहिए। यदि वो इस फल को खा लेगी तो हमेशा सुंदर और जवान बनी रहेगी। और फिर राजा साधु द्वारा दिए गए उस चमत्कारी फल को लेकर महल में आ गया। वो अपनी पत्नी देविका के पास गया और फल उसे देते हुए कहने लगा, प्रिय रानी देविका, तुम इस फल को खाओ। यह फल अगर तुम खा लोगी तो तुम हमेशा के लिए सुंदर और जवान बनी रहोगी। तुम्हें कभी भी कोई रोग छू भी नहीं पाएगा। वो चमत्कारी फल रानी को देकर राजा वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ रानी देविका अपने पति ब्रह्मदत्त से नहीं बल्कि महल के पहरेदार चंद्रसेन से प्रेम करती थी। राजा से वह फल लेने के बाद रानी सोचने लगी, इस चमत्कारी फल को खाकर मैं क्या करूँगी। मैं तो अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम अपने प्रेमी चंद्रसेन से करती हूँ, इसलिए मुझे इस फल को चंद्रसेन को देना चाहिए और वह इसे खाकर सुंदर और जवान बना रहेगा। रानी उस फल को लेकर अपने प्रेमी चंद्रसेन के पास गई। उसे फल देते हुए रानी कहने लगी, प्रिय, यह फल बहुत ही खास है, तुम इसे खा लेना, जिससे तुम हमेशा के लिए जवान और तंदुरुस्त बने रहोगे। वह फल चंद्रसेन ने अपने पास रख लिया। पहरेदार चंद्रसेन असल में नगर की एक नर्तकी से प्रेम करता था, जिसके पास अक्सर वह उसका नाच देखने के लिए जाया करता था। रानी के चले जाने के बाद चंद्रसेन सोचने लगा, आखिर मैं इस फल को खाकर क्या करूँगा। मुझे इस फल को अपनी प्रेमिका, उस नाचने वाली को देना चाहिए जिससे मैं बहुत ही प्रेम करता हूँ। और उसके बाद चंद्रसेन उस फल को लेकर नगर की नर्तकी के पास जा पहुँचा। वह एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। चंद्रसेन ने उस नर्तकी को वह फल दिया और कहने लगा, प्रिय, यह फल बहुत ही खास है और मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम इस फल को खा लेना, क्योंकि ये बहुत ही चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद तुम हमेशा के लिए सुंदर और जवान बनी रहोगी। इसके बाद वह फल चंद्रसेन ने अपनी प्रेमिका उस नर्तकी को दे दिया और फिर वहाँ से वापस महल लौट आया। उसके जाने के बाद चमत्कारी फल को देखकर वह नर्तकी सोचने लगी, मैं भला इस फल का क्या करूँगी। मेरा जीवन तो पहले अपनी सुंदरता के कारण एक नर्क के समान बना हुआ है। यदि मैं इसे खा लूंगी तो मुझे इस नर्क से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। उसने विचार किया कि इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे महाराज को है, इसलिए ये फल मुझे राजा को देना चाहिए, क्योंकि राजा इस राज्य के पालक हैं। वे सबका ध्यान रखते हैं। ऐसे न्याय प्रिय और प्रजा पालक राजा हमेशा जवान और तंदुरुस्त बने रहें, इसी में प्रजा की भलाई है। यदि वे हमेशा जवान रहेंगे तो प्रजा को सभी तरह की सुख सुविधाएं देते रहेंगे। इसलिए इस चमत्कारी फल के सही हकदार राजा ही हैं। उस नर्तकी को इस बात का पता नहीं था कि यह फल एक साधु महाराज ने राजा को ही दिया था। राजा ने वह फल अपनी पत्नी को दिया था और उसकी पत्नी ने वह फल अपने प्रेमी पहरेदार को दिया था और उस पहरेदार ने वह फल अपनी प्रेमिका यानी उस नर्तकी को दिया था। अब उस नर्तकी ने यह निश्चय कर लिया कि वह इस फल को अपने राजा को देगी। नर्तकी उस चमत्कारी फल को लेकर राजमहल में पहुंच गई और राजा ब्रह्मदत्त के पास जाकर कहने लगी, महाराज, मैं आपके दरबार में एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी चीज लेकर आई हूँ। राजा ने पूछा, अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है भला? नर्तकी ने जवाब दिया, महाराज, मैं एक ऐसा फल लेकर आई हूँ जो बहुत ही चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता और ना ही कभी
किसी रोग से ग्रस्त होता है। उसकी बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया कि ऐसा ही एक फल तो उन्हें साधु महाराज ने दिया था। नर्तकी ने जब वह फल राजा को दिया तो फल को देखते ही राजा आश्चर्य में पड़ गया। फल को देखकर राजा ब्रह्मदत्त समझ गया कि यह तो वही फल है जो साधु महाराज ने मुझे दिया था और मैंने अपनी रानी देविका को दिया था। राजा ने नर्तकी से पूछा कि आखिर तुम्हें यह फल किसने दिया? यह सुनकर नर्तकी डर के मारे थर-थर कांपने लगी और कहने लगी, महाराज, मुझे ये फल मेरे प्रेमी पहरेदार चंद्रसेन ने दिया है, जो आपके महल में ही पहरेदारी का काम करता है। इसके बाद राजा ने तुरंत पहरेदार को दरबार में बुलाया और क्रोधित होकर पूछा, यह फल तुम्हें कहाँ से मिला? पहरेदार महाराज के गुस्से को देखकर डर गया और कहने लगा, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं सच बता दूंगा तो आप मुझ पर बहुत क्रोधित होंगे। राजा ने कहा, मूर्ख पहरेदार, क्रोधित तो हम अब भी हैं। अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो इसी समय तलवार से तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। पहरेदार ने कहा, महाराज, मुझे ये फल रानी देविका ने दिया था। पहरेदार का जवाब सुनकर राजा हड़बड़ा गया और बहुत ही परेशान हो गया। राजा ये सोचकर चिंतित होने लगा कि मैं तो अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता हूँ और उस पर बहुत ही विश्वास भी करता हूँ। कुछ सोच विचार करने के बाद राजा ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, प्रिय, मैंने तुम्हें ये फल दिया था, परंतु ये फल इस पहरेदार के पास कैसे आया? राजा की बात सुनकर रानी भी घबरा गई और राजा के पैरों में गिरकर कहने लगी, महाराज, यह सत्य है कि मैं इस पहरेदार से प्रेम करती हूँ और आपके छोटे भाई विक्रम ने आपसे जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सच था। रात्रि के 2 बजे मैं इसी पहरेदार से मिलने के लिए जाया करती थी और फिर मैंने झूठा नाटक करके विक्रम को इस महल से बाहर निकलवा दिया। यह पहरेदार भी मेरे कहने पर ही महल में नौकरी करने के लिए आया था। यह सारी बातें सुनने के बाद राजा ब्रह्मदत्त के मन में पश्चाताप उत्पन्न होने लगा। राजा ने उसी समय सैनिकों को बुलाकर अपने छोटे भाई विक्रम को ढूंढने का आदेश दिया। साथ ही साथ राजा ने अपनी पत्नी देविका और उसके प्रेमी को काल कोठरी में डलवा दिया। कुछ समय के बाद जब सैनिकों ने उसके छोटे भाई को ढूंढ लिया तो वह उसे राजा ब्रह्मदत्त के पास ले आए। राजा ने अपने छोटे भाई को देखते ही उसे गले से लगा लिया और कहने लगा, मेरे भाई, मुझसे बड़ी ही भूल हो गई। अब मैं इसका पश्चाताप कैसे करूँगा? मेरे भाई, आज से इस राज्य के राजा तुम हो। तुम ही इस राज्य की बागडोर संभालोगे, क्योंकि मेरी पत्नी ने तो मुझे धोखा दिया है। उसकी वजह से अब मेरे मन में वैराग्य आ गया है। मुझे इस राजमहल और सुख सुविधाओं में अब कोई रुचि नहीं रही। इसके बाद राजा ने अपने महल का त्याग कर दिया और अपने छोटे भाई को राजपाट सौंप दिया। अब वे जंगल में जाकर ईश्वर की भक्ति में अपने दिन बिताने लगा। यह कहानी राजगढ़ साम्राज्य की है, जहाँ पर राजा भानु प्रताप का राज हुआ करता था। राजा भानु प्रताप एक बहुत ही दयालु और न्याय प्रिय राजा था। उसके राज में सारी प्रजा बहुत ही खुश और सुखी थी। राजा भानु प्रताप की 2 रानियां थी, रानी पलक और रानी सुमित्रा। महारानी सुमित्रा राजा की बड़ी रानी थी। राजा का पहला विवाह रानी सुमित्रा के साथ ही हुआ था। उसके 2 वर्ष के पश्चात राजा का विवाह रानी पलक के साथ हुआ था। रानी सुमित्रा का एक पुत्र था, राजकुमार अक्षय, और दूसरी रानी पलक का एक बेटा था, राजकुमार रतन। राजकुमार अक्षय राजकुमार रतन से बड़ा था, इसलिए राजकुमार अक्षय इस साम्राज्य का होने वाला भावी राजा था। रानी पलक इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह हमेशा से ही रानी सुमित्रा से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी, जिसका कारण यह था
कि रानी सुमित्रा विवाह से पहले एक छोटे से राज्य की राजकुमारी थी, जबकि रानी पलक विवाह से पहले एक बहुत ही बड़े राज्य की राजकुमारी थी। लेकिन असल बात यह थी कि रानी सुमित्रा एक बहुत ही समझदार और अक्लमंद औरत थी। यहाँ तक कि महाराज भानु प्रताप भी रानी सुमित्रा की सलाह अपने राजकाज के कार्यों में लिया करते थे। साथ ही महल की सारी जिम्मेदारियां भी रानी सुमित्रा ने ही संभाल रखी थी। दूसरी तरफ महारानी पलक को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि एक छोटे से राज्य से आई हुई राजकुमारी इतने विशाल साम्राज्य की महारानी बने और महल के हर काम काज को संभाले। रानी पलक को यह भी लगता था कि सुमित्रा का बेटा अक्षय महाराज का उत्तराधिकारी है और आगे चलकर वही इस विशाल साम्राज्य का राजा बनेगा। इन्हीं सब कारणों से रानी पलक बड़ी रानी सुमित्रा से नफरत करती थी। रानी पलक हमेशा ही कुछ न कुछ कारणों से सुमित्रा पर झूठे आरोप लगाती रहती थी। इन सब स्थितियों के बावजूद भी राजा भानु प्रताप अपनी दोनों रानियों को बराबर सम्मान देते थे। वे दोनों रानियों से एक जैसा बर्ताव करते थे। जब रानी पलक की कई छोटी मोटी चालबाजियां नाकामयाब हो गई, तब उसने एक ऐसी योजना बनाई जिससे वह बड़ी रानी सुमित्रा को अपने रास्ते से हटा सके। अपनी योजना को पूरा करने के लिए रानी पलक ने एक बहरूपिये को महल में बुलवाया और एकांत कमरे में ले जाकर उसे अपना षड्यंत्र समझाने लगी, जिसके अनुसार उस बहरूपिये को एक नकली साधु का वेश बनाकर महाराज भानु प्रताप के सामने जाना था और राजा भानु प्रताप के सामने रानी सुमित्रा और उनके बेटे के बारे में एक झूठी भविष्यवाणी करनी थी। रानी पलक ने उस बहरूपिये को महाराजा भानु प्रताप की सारी खास बातें बता दी ताकि वह उन सभी बातों को राजा के सामने बताकर उन्हें प्रभावित कर सके और राजा को उस बहरूपिये पर विश्वास हो जाए। अगले दिन वह बहरूपिया एक साधु का वेश बनाकर राजा के दरबार में जा पहुंचा और जितनी भी बातें रानी पलक ने उस साधु को महाराज के बारे में बताई थी, वे सभी बातें नकली साधु ने महाराज के सामने बता दी। वे सभी बातें सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुआ और वे साधु से बहुत ही प्रभावित हुए। वे सोचने लगे, यह साधु तो सचमुच एक बहुत पहुंचा हुआ साधु है, यह तो कोई अंतर्यामी मालूम पड़ता है। इसलिए राजा उस नकली साधु की सारी बातों पर विश्वास करने लगे और फिर साधु कहने लगा, महाराज, अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, शायद वह बात आपको बहुत ही ज्यादा अजीब लगे और यह भी हो सकता है कि वह बात आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए। यह सुनकर राजा भानु प्रताप कहने लगे, नहीं साधु महाराज, जो भी बात हो आप हमें बिना किसी संकोच के कहिए। राजा के द्वारा भरोसा दिलाए जाने पर नकली साधु कहने लगा, महाराज, आपका बड़ा पुत्र राजकुमार अक्षय भविष्य में एक अच्छा राजा साबित नहीं होगा, वे आपका भी अच्छे से ख्याल नहीं रखेगा। यह कहते कहते साधु चुप हो गया। राजा ने पूछा, आप रुक क्यों गए साधु महाराज, आगे कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। तब साधु कहने लगा, महाराज, राजकुमार अक्षय बड़े होने के बाद आपको जान से मार डालेंगे। यह बात सुनकर राजा को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। महाराज की नजरों में राजकुमार अक्षय एक बहुत ही नेक दिल राजकुमार थे और वह हमेशा अपने पिता का बहुत ही ज्यादा सम्मान भी करते थे। तब राजा कहने लगा, साधु महाराज, आपने जो बात कही है क्या वह बात 100% सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कोई भूल हो रही है? बहरूपिया कहने लगा, नहीं महाराज, मुझसे कोई भूल नहीं हो रही। इसके बाद साधु ने कहा, महाराज, मेरी सलाह तो यही है कि आप अगर अपना जीवन बचाना चाहते हैं
तो आपको राजकुमार अक्षय को इस महल से बाहर निकाल देना चाहिए। अपनी जान बचाने का आपके पास केवल यही एक रास्ता है। यह सब कहने के बाद नकली साधु वहाँ से चला गया। यह सारी बातें सुनने के बाद महाराज बहुत ही दुखी हुए कि भविष्य में उनका चहेता बेटा उनके प्राण ले लेगा। उस रात राजा को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वे सारी रात बिस्तर पर करवटें ही बदलते रहे और उस रात राजा ने ये फैसला ले लिया कि वे राजकुमार अक्षय को अपने राज्य से बाहर निकलवा देंगे। अगले ही दिन महाराज भानु प्रताप ने राजकुमार अक्षय को अपने राज्य से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। जिस समय यह घटना घटित हुई उस समय राजकुमार बहुत ही छोटे थे। जब रानी सुमित्रा को इस आदेश का पता चला तो मानो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रोटी बिलखती हुई वे महाराज के पास आई और उनसे ऐसा ना करने की विनती करने लगी, परंतु राजा भानु प्रताप पर इसका कोई असर ना हुआ। रानी सुमित्रा ने उन्हें मनाने की बहुत ही कोशिश की, परंतु जब उन्होंने देखा कि राजा अपने फैसले पर अटल हैं, तो वे कहने लगी, ठीक है महाराज, अगर आप मेरे पुत्र को इस महल से निकालना ही चाहते हैं तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए। मैं अपने पुत्र को कहीं पर भी अकेला नहीं जाने दूंगी, इसलिए मैं भी अपने पुत्र के साथ इस राज्य को छोड़ दूंगी। बड़ी रानी सुमित्रा के ऐसा कहने पर भी राजा भानु प्रताप अपने फैसले से टस से मस ना हुए। इसके बाद रानी सुमित्रा पुत्र अक्षय को लेकर महल से और फिर उस राज्य से भी दूर चली गई। कुछ दिनों के सफर के बाद दोनों माँ बेटे एक दूसरे राज्य सोनपुर में जा पहुँचे और वहीं पर रहने लगे। रानी सुमित्रा एक बहुत ही समझदार औरत थी। वह मिट्टी के घड़े बनाकर और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा करने लगी। अब वे दोनों एक साधारण सा जीवन बिता रहे थे। राजकुमार अक्षय भी अपनी माँ की सहायता किया करता था। इस तरह से रानी सुमित्रा और राजकुमार अक्षय का जीवन रातों रात पूरी तरह से बदल गया। वे दोनों एक महल से एक झोपड़ी में पहुँच गए थे। समय अपनी गति से बीता। अब राजकुमार अक्षय बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजगढ़ में राजकुमार रतन भी बड़ा हो चुका था। वे बहुत ही ज्यादा घमंडी और नकारा किस्म का राजकुमार था। वे कभी भी अपने पिता से तमीज से बात नहीं करता था। उसका व्यवहार एक अच्छे राजकुमार जैसा नहीं था। राजा भानु प्रताप हर समय रतन को समझाने का प्रयास करते थे कि तुम इस विशाल साम्राज्य के राजकुमार हो और कल को तुम्हें ही इस साम्राज्य का राजा बनना है, इसलिए तुम्हें हर कला में निपुण होना चाहिए। तुम्हें विद्या अध्ययन के साथ साथ युद्ध का भी अभ्यास करना चाहिए ताकि तुम अपनी प्रजा की रक्षा कर सको। परंतु असल बात तो यह थी कि राजकुमार रतन एक बहुत ही आलसी व्यक्ति था। उसे ना तो विद्या ग्रहण करना अच्छा लगता था और ना ही युद्ध कला का अभ्यास करना। वह सारा दिन केवल अपनी मनमानी करता था, दूसरों का मजाक उड़ाता और हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता। जब भी राजा भानु प्रताप रतन को कोई बात समझाते तो वो उल्टा उन्हें ही जवाब दे देता। इन सभी परिस्थितियों को देखकर जब महाराजा भानु प्रताप को लगने लगा कि राजकुमार रतन इस विशाल साम्राज्य का राजा बनने के योग्य नहीं है और ना ही उसमें वे सारे गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए, तब राजा ने ये फैसला किया कि वे किसी भी हालत में रतन को इस साम्राज्य का राजा नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर रतन भविष्य में राजा बनेगा तो वे प्रजा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखेगा। जब राजकुमार रतन को इस बारे में पता चला कि उसके पिता उसे भविष्य में राजा नहीं बनाना चाहते हैं, तो उसने सेनापति के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और महाराजा भानु प्रताप के कुछ खास मंत्रियों को खाने में विष देकर उन्हें मरवा दिया।
उसके बाद सेनापति और राजकुमार ने मिलकर भानु प्रताप से उनकी गद्दी छीन ली। उनका मुकुट और आभूषण भी ले लिए गए, यहाँ तक कि उनके राज से वस्त्र उतरवा कर उन्हें साधारण वस्त्र पहना दिए गए और फिर महल से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। छोटी रानी पलक यह सब कुछ देखती रही और उसने इसका कोई भी विरोध नहीं किया। इन सभी घटनाओं का राजा पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। वे कई दिनों तक नगर नगर गांव-गांव भटकते रहे। भटकते भटकते वे एक दिन सोनपुर नगर में जा पहुँचे, जहाँ रानी सुमित्रा और उनका बेटा राजकुमार अक्षय रहते थे। उस दिन राजकुमार अक्षय घर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए नगर के बाजार जा रहा था, तो उसने देखा कि उसके पिता महाराजा भानु प्रताप एक पेड़ के नीचे बड़े ही उदास बैठे हुए थे। अपने पिता की ऐसी दुर्दशा देखकर राजकुमार अक्षय को बहुत ही बुरा लगा। वे अपने पिता के पास गया और कहने लगा, पिताजी महाराज, आप सोनपुर नगर में क्या कर रहे हैं? आपकी ऐसी हालत किसने की? महाराज भानु प्रताप अपने पुत्र को पहचान न सके और कहने लगे, बेटा तुम कौन हो? तब अक्षय ने बताया कि मैं आपका बेटा अक्षय हूँ। महाराजा ने जब अपने पुत्र को देखा तो उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। राजकुमार अक्षय कहने लगा, पिताजी महाराज, आपकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप मेरे साथ चलिए। उसके बाद राजकुमार अक्षय भानु प्रताप को अपनी झोंपड़ी में ले आया। घर पहुंचते ही जब रानी सुमित्रा ने महाराज की ऐसी हालत देखी तो उसे बड़ा ही धक्का लगा। इसके बाद रानी सुमित्रा और राजकुमार अक्षय ने उनकी ऐसी हालत का कारण पूछा। तब महाराज भानु प्रताप ने उन्हें सारी बात बता दी कि आज तक राजकुमार रतन ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया और अब राजगद्दी हड़पने के लालच में उसने महाराज के सभी मंत्रियों को मरवा दिया और सेनापति के साथ मिलकर उन्हें महल से बाहर निकलवा दिया। सारी बातें जानने के बाद राजकुमार अक्षय कहने लगा, पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है कि राजकुमार रतन किसी के बहकावे में आ गया है, इसलिए उसने जल्दबाजी में ऐसा किया है। मुझे विश्वास है कि उसे जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वे खुद आपसे माफी मांगने के लिए आएगा। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर महाराज मन ही मन सोचने लगे कि अक्षय के मन में अपने भाई के लिए बिल्कुल भी ईर्ष्या या द्वेष नहीं है। इसके बाद उन सभी ने मिलकर भोजन किया और फिर वे लोग सो गए। उस दिन के बाद से महाराज रानी सुमित्रा और अपने बेटे अक्षय के साथ रहने लगे। वे दोनों महाराज भानु प्रताप का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते थे। तीनों पहर जब राजा भोजन कर लेते, उसके बाद ही राजकुमार भोजन करता था। राजकुमार अक्षय अपने पिता की बहुत ही सेवा करता था। अब महाराज को राजकुमार अक्षय और सुमित्रा के साथ रहते हुए कई महीने बीत चुके थे। एक दिन जब राजा भानु प्रताप अकेले बैठे हुए थे तो सोचने लगे कि मैंने तो राजकुमार अक्षय को महल से निकलवा दिया और उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मेरी वजह से ही रानी सुमित्रा और बेटा अक्षय को यहाँ इतनी दूर एक अनजान जगह में अकेले जीवन बिताना पड़ रहा है और मेरे ही कारण उन्हें रातों रात महल से एक झोंपड़ी में आना पड़ा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरा बेटा अक्षय मुझे कितना सम्मान दे रहा है और मेरी इतनी सेवा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार रतन, जिसे मैंने हमेशा से ही सब कुछ दिया, उसकी सभी इच्छाएं पूरी की और उसने राज्य हड़पने के लालच में मुझे महल से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अब महाराज भानु प्रताप के मन में बहुत ही पछतावा हो रहा था।
उसे लगने लगा कि उसने अपने जीवन में यही सबसे बड़ी भूल कर दी कि उसने उस साधु की बात पर भरोसा किया। परंतु अब बात हाथ से निकल चुकी थी। अब भानु प्रताप को अपनी पत्नी सुमित्रा और राजकुमार अक्षय के साथ रहते हुए सोनपुर राज्य में लगभग 1 वर्ष बीत चुका था। इसी सोनपुर राज्य का राजा था विजयसेन, जिसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रप्रभा। राजकुमारी चंद्रप्रभा एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी। एक दिन की बात है, राजकुमारी चंद्रप्रभा अपने महल के बगीचे में टहल रही थी। उसे बगीचे में घूमना बहुत अच्छा लगता था और आज उसके साथ उसके पिता भी आए हुए थे। बगीचे में टहलते टहलते अचानक राजकुमारी की नजर एक पेड़ पर बैठे हुए बड़े ही सुंदर सुनहरे रंग के तोते पर पड़ी। यह सुनहरे रंग का तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ था और राजकुमारी को ही देख रहा था। राजकुमारी उस पेड़ के नजदीक आई और तोते को देखकर कहने लगी, तुम कितने सुंदर पक्षी हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खट्टी मीठी रस भरिया खिलाऊंगी। उसकी बात सुनकर वह तोता कहने लगा, मेरा दिल तो चाहता है कि मैं तुम जैसी नेक दिल और सुंदर राजकुमारी के पास ही रहूं और खट्टी मीठी रस भरिया खाऊं, मगर मैं तो नगर नगर की सैर करने के लिए निकला हूँ, इसलिए अब मैं चलता हूँ। यह कहकर वह सुनहरा तोता अपने पंख फड़फड़ाकर वहाँ से उड़ गया। राजकुमारी चंद्रप्रभा को हैरानी हुई कि वह सुंदर पक्षी मनुष्यों की भाषा बोलता था। वह भागकर अपने पिता के पास आई और कहने लगी, पिताजी महाराज, मुझे वह बोलने वाला पक्षी चाहिए। पहले तो राजा विजयसेन को समझ में कुछ भी नहीं आया कि राजकुमारी क्या कह रही हैं। लेकिन जब राजकुमारी ने पूरी बात बताई कि एक पेड़ पर सुनहरे रंग का तोता आकर बैठा था और वह मनुष्य की भाषा बोलता था, तो राजा कहने लगा, बेटी, मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि यहाँ से सैकड़ों मील दूर लगभग 1 महीने का मुश्किल सफर तय करने के बाद रतनगिरी नाम का एक पर्वतीय इलाका है। उसी इलाके में ऐसे बोलने वाले पक्षी पाए जाते हैं। हो सकता है कि वह कल फिर से आए। अगले दिन राजकुमारी चंद्रप्रभा उस सुनहरे पक्षी का इंतजार करती रही, लेकिन वह पक्षी दोबारा नहीं आया। इसी चिंता में राजकुमारी ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। जब रात हो गई तो वह बिल्कुल नाउम्मीद हो गई और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। उसकी माँ ने उसे कई तरीकों से बहलाने की कोशिश की, लेकिन उस बोलने वाले तोते का ख्याल राजकुमारी के मन से नहीं निकला। अपनी बेटी की उदासी देखकर महाराज भी अब परेशान हो चुके थे। जब 2-3 दिन इसी तरह से गुजर गए, तब राजा और रानी को चिंता हुई कि कहीं उनकी बेटी बीमार ना पड़ जाए। तब महाराज विजयसेन के मन में एक विचार आया कि वे खुद ये लंबा सफर तय करते हुए रतनगिरी के इलाके में जाएं और वहां से वे सुनहरा तोता पकड़कर राजकुमारी के लिए ले आएं। यह बात जब उन्होंने महारानी को बताई तो वो कहने लगी, महाराज, अगर आप इस सफर पर रवाना हो गए तो आप जानते हैं कि यह महीने भर का लंबा सफर है। इतने दिनों तक राज्य का राजकाज कौन संभालेगा और उस तोते को तलाश करने में न जाने कितना समय लग जाए। मेरी मानिए, आप राज्य में ये घोषणा करवा दीजिए कि जो भी व्यक्ति रतनगिरी के पर्वतीय इलाकों से उस बोलने वाले सुनहरे तोते को लेकर आएगा, उसे 10,000 मोहरें इनाम में दी जाएंगी। राजा को अपनी पत्नी की यह सलाह बहुत ही अच्छी लगी। उसने उसी समय ये घोषणा करवा दी कि जो भी सैकड़ों मील दूर रतनगिरी के पर्वतीय इलाकों से उस पक्षी को पकड़कर लाएगा, उसे ढेरों मोहरें इनाम में दी जाएंगी। ये घोषणा सुनकर कई लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़े।
रतनगिरी का पर्वतीय इलाका बहुत ही दूर था और उसका रास्ता भी बहुत ही मुश्किल था। रास्ते में बहुत से पहाड़, नदियाँ और जंगल थे। इन जंगलों में तरह तरह के खूंखार जानवर थे। जो भी लोग वहाँ गए वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को ना चढ़ सके। कुछ लोग जंगल के जानवरों को देखकर हिम्मत हार बैठे। नतीजा यह हुआ कि कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी रतनगिरी के पर्वतों से उस सुनहरे तोते को ना ला सके। एक दिन यह घोषणा राजकुमार अक्षय ने सुनी तो उसने विचार किया कि क्यों न वे इस कार्य को पूरा करे। जब उसने यह बात अपने पिता और अपनी माता को बताई तो पहले तो उन दोनों ने इस बात की अनुमति नहीं दी, परंतु राजकुमार अक्षय द्वारा बार बार समझाने पर दोनों माता पिता इस बात के लिए राजी हो गए। अपने माता पिता से आज्ञा लेकर राजकुमार अक्षय महाराज विजयसेन के महल की तरफ चल पड़ा। जब वे महल में पहुंचा तो उसने राजा विजयसेन से रतनगिरी के पर्वतों में जाने की आज्ञा मांगी। उस समय वहां पर एक युवक और भी मौजूद था जिसका नाम सूर्यकांत था। वह भी उस अनोखे तोते को पकड़ने के लिए महाराज की आज्ञा लेने के लिए आया था। महाराज ने दोनों को इस सफर पर जाने की अनुमति दी और यह भी कहा कि वे दोनों जल्द से जल्द उस पक्षी को लेकर आएं, क्योंकि राजकुमारी चंद्रप्रभा की हालत दिन प्रतिदिन और भी बिगड़ती जा रही है। दोनों नौजवान अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर उस मुश्किल सफर पर चल पड़े। सूर्यकांत नाम का वह दूसरा नौजवान बहुत ही घमंडी था। वह अक्षय से कहने लगा, भाई तुम तो एक मामूली से आदमी हो, जाओ जाकर कोई मेहनत मजदूरी वाला काम करो, तुम क्यों इन चक्रों में पड़े हो। परंतु राजकुमार अक्षय ने जब ये बात सुनी तो इस बात का उसने बुरा नहीं माना और मुस्कुराकर कहने लगा, भाई तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं किसी न किसी तरह से ये काम पूरा कर ही लूंगा। मैं तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ कि जल्द से जल्द राजकुमारी ठीक हो जाए। वे दोनों बातें करते करते काफी दूर निकल आए थे। जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत दिखाई दिए। दो नौजवानों को आता देखकर बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया। बूढ़े आदमी को अपने सामने आता देखकर सूर्यकांत को गुस्सा आ गया। वह क्रोध में कहने लगा, अरे बूढ़े आदमी, तुम कहाँ से मेरे सामने आकर खड़े हो गए। यह कहते हुए उसने घोड़े से झुककर उस बूढ़े आदमी को धक्का दे दिया और एक तरफ गिरा दिया और फिर घोड़े को हाँकता हुआ आगे निकल गया। बेचारा बूढ़ा अब जमीन पर गिर चुका था। उसे गिरा हुआ देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर राजकुमार अक्षय जल्दी से घोड़े से नीचे उतरा और उसने बूढ़े को जमीन से उठा लिया और कहने लगा, बाबा आपको कहीं चोट तो नहीं आई? मुझे बताइए कि आपको क्या सहायता चाहिए। वे बूढ़ा आदमी बोला, बेटा हमारा गांव यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। हम दोनों बूढ़े हैं और चल चल कर पूरी तरह से थक चुके हैं। भूख की वजह से भी हमारी बुरी हालत है। हम चाहते हैं कि जल्दी घर पहुँच जाएं और खाना खाकर आराम करें। तुम्हारे पास घोड़ा है, अगर तुम हमें गांव तक पहुंचा दो तो तुम्हारी बड़ी ही कृपा होगी। बूढ़े की बात सुनकर अक्षय ने अपना खाना निकालकर उन दोनों को दे दिया। यह खाना अक्षय की माँ ने उसे बांध कर दिया था ताकि सफर के दौरान अगर उसे भूख लगे तो वह ये खाना खा सके। जब बूढ़ा और बूढ़ी दोनों खा चुके तो अक्षय ने उन दोनों को अपने घोड़े पर बिठाया और खुद पैदल चलते हुए घोड़े की लगाम पकड़कर उन्हें उनके घर तक ले आया। घर पहुंचकर दोनों पति पत्नी अक्षय को बहुत आशीर्वाद देने लगे। उन्हें घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। अब दोनों बूढ़े पति पत्नी ने राजकुमार अक्षय को इस बात के लिए राजी कर लिया
कि आज रात के लिए वो उन्हीं के घर ठहर जाए, क्योंकि रात को सफर करना ठीक नहीं रहेगा। राजकुमार अक्षय ने उनकी बात मान ली। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, कहो नौजवान, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? राजकुमार ने उसे पूरी कहानी सुना दी और बताया कि वह बोलने वाले सुनहरे तोते की तलाश में रतनगिरी पर्वत की तरफ जा रहा है, ताकि वे उस पक्षी को लेकर राजकुमारी चंद्रप्रभा के हवाले कर सके। राजकुमार की बात सुनकर बूढ़ा आदमी सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, मैंने भी सुना है कि रतनगिरी पर्वत के इलाके में कुछ ऐसे सुनहरे रंग के तोते हैं जो मनुष्यों की तरह बोलते हैं। रतनगिरी पर्वतीय इलाके की तरफ जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ते पर तो बहुत ही खतरा है और वह रास्ता बहुत ही मुश्किल है। दूसरा रास्ता बहुत ही आसान रास्ता है। अगर घोड़ा तेज तर्रार हो तो कुछ ही घंटों में वहां पहुंचा जा सकता है और उस रास्ते पर कोई खतरा भी नहीं है। बूढ़े आदमी ने राजकुमार अक्षय को वह रास्ता अच्छी तरह से समझा दिया। उस रात वे सभी सो गए और फिर अगली सुबह जब राजकुमार अपने सफर पर आगे के लिए रवाना होने लगा, तब बूढ़े आदमी ने अपने घर के पीछे लगे हुए एक पेड़ से बहुत सारे अमरूद तोड़े और राजकुमार को देते हुए कहने लगा, रतनगिरी पर्वत के पक्षियों को यह फल बहुत ही अच्छा लगता है। वे बड़े ही शौक से इसे खाते हैं, क्योंकि उस इलाके में ये फल नहीं पाया जाता, इसलिए वे पक्षी इसकी तलाश में यहाँ इतनी दूर तक भी आ जाते हैं। तुम ये फल अपने पास रख लो। मुझे पक्का विश्वास है कि इन फलों की खुशबू वहाँ के पक्षियों को तुम्हारी ओर खींच लेगी और हो सकता है कि उनमें से कोई पक्षी ऐसा भी हो जो इंसानों की तरह बातें करता हो। राजकुमार ने अमरूदों को एक पोटली में बांध लिया और बूढ़े बाबा को धन्यवाद देकर वहां से आगे रवाना हो गया। राजकुमार अक्षय उसी रास्ते पर जा रहा था जो बूढ़े ने उसे बताया था। कुछ ही दिनों में वह रतनगिरी पर्वत के इलाके में जा पहुंचा। वे उस बोलने वाले पक्षी की तलाश करने लगा। वह चलते चलते पेड़ों पर नजर गड़ाए हुए था। कुछ ही दिनों में वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां बहुत से छोटे बड़े पक्षी पेड़ों पर बैठे हुए थे और वे सभी पक्षी चहचहा रहे थे, मगर ऐसा कोई भी पक्षी नहीं था जो मनुष्य की भाषा बोल रहा हो। राजकुमार बहुत ही उदास हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह एक जगह पर जमीन पर बैठ गया। उसने अपने साथ लाए हुए फल वहां पर फैला दिए। उन फलों की खुशबू से जितने भी पक्षी वहां पर मौजूद थे वे वहां पर आ गए और उन फलों को खाने लगे। पक्षियों को देखकर राजकुमार कहने लगा, अरे प्यारे प्यारे पक्षियों, तुम सबका क्या हालचाल है? मगर किसी भी पक्षी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। राजकुमार समझ गया कि इन पक्षियों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मनुष्य की भाषा बोलता हो। जब फल खत्म हो गए तो सभी पक्षी वहां से उड़ गए। तभी एक सुनहरे रंग का तोता उड़ता हुआ वहां पर आया और राजकुमार के सामने बैठ गया और कहने लगा, ओह, लगता है मुझे आने में देर हो गई। सारे फल तो खत्म हो चुके हैं। राजकुमार अक्षय उस सुनहरे तोते को मनुष्य की भाषा में बोलता हुआ देखकर बहुत ही खुश हो गया। उसने एक बहुत बड़ा फल निकालकर उस पक्षी के सामने रख दिया और कहने लगा, प्यारे तोते, तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी और भी फल हैं। यह सुनकर वह तोता फुदकता हुआ राजकुमार के पास आ गया और मजे से उसका दिया हुआ फल खाने लगा। राजकुमार ने तोते से बोला, अरे प्यारे तोते, क्या तुम मेरे साथ मेरे नगर सोनपुर में चलना पसंद करोगे? तोता कहने लगा, क्यों नहीं, मुझे तो वह इलाका बहुत ही पसंद है।
लेकिन क्या तुम मुझे पिंजरे में रखोगे? मुझे पिंजरे में बंद होकर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राजकुमार अक्षय ने कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तलाश में बहुत लंबा सफर तय करके आया हूँ। हमारे राजा की बेटी तुम्हारे इंतजार में बिना कुछ खाए पिए कई दिनों से बेसुध पड़ी है। मैं तुम्हें ले जाकर राजकुमारी के हवाले कर दूंगा। वहाँ पर तुम महल में बहुत ही आराम से रहोगे। मैं उससे यह भी कह दूंगा कि वह तुम्हें पिंजरे में बंद ना करे। तोता कहने लगा, हाँ, कुछ दिनों पहले मैं राजकुमारी से मिल चुका हूँ। वह एक बहुत ही नेक दिल और अच्छी राजकुमारी है। मैं बहुत ही खुशी से उसके साथ रहने को तैयार हूँ। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ। फिर तोता उड़ा और उड़कर राजकुमार के कंधे पर बैठ गया। अब राजकुमार वापस सोनपुर की ओर चल पड़ा। वह तोता काफी ऊंचाई पर राजकुमार के घोड़े के साथ साथ उड़ रहा था। लंबा सफर तय करने के बाद जब राजकुमार सोनपुर राज्य की सीमा में दाखिल हुआ, तभी उसे वह नौजवान सूर्यकांत आता हुआ दिखाई दिया। उसकी हालत काफी खराब दिखाई दे रही थी। राजकुमार समझ गया कि ये रतनगिरी पर्वत जाने के लिए दूसरे मुश्किल वाले रास्ते पर निकल गया होगा, जिसके बारे में बूढ़े ने उसे बताया था। सूर्यकांत ने राजकुमार को देख लिया और उसके पास आया। दोनों एक दूसरे से मिले। राजकुमार के पूछने पर सूर्यकांत ने बताया कि रतनगिरी पर्वत का रास्ता बहुत ही कठिन है। मैं तो बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। इसके बाद राजकुमार ने भी उसे बताया कि वह बोलने वाले सुनहरे तोते को हासिल करने में कामयाब हो गया है। सूर्यकांत कहने लगा, पर वह तोता तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तब राजकुमार ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो देखो। सूर्यकांत ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सुनहरे रंग का तोता उनके ऊपर मंडरा रहा था। राजकुमार अक्षय ने सूर्यकांत से अनुमति ली और अपने घोड़े को आगे बढ़ने का इशारा किया। राजकुमार अक्षय जब महल में पहुंचा तो सुनहरे तोते को देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। राजकुमारी ने भी जब उस सुनहरे तोते को देखा तो वह भी खुशी से नाचने लगी। वह सुनहरा तोता राजकुमारी को सौंपते हुए राजकुमार अक्षय कहने लगा, राजकुमारी जी, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। यह पक्षी आपके साथ रहने के लिए बड़ी ही खुशी से तैयार है, परंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा। राजकुमारी ने कहा, कहो, मैं तुम्हें क्या वचन दूं? राजकुमारी जी, आप मुझे वचन दीजिए कि आप इस पक्षी को कभी भी पिंजरे के अंदर नहीं रखेंगी। कुछ सोचकर राजकुमारी ने कहा, ठीक है नौजवान, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं इस पक्षी को कभी भी पिंजरे में बंद नहीं करूँगी। यह हमेशा खुली हवा में ही उड़ेगा। राजकुमारी को खुश देखकर विजयसेन और रानी ने भी सुख की सांस ली और राजा ने अक्षय की हिम्मत और बहादुरी की बहुत ही तारीफ की। अब क्योंकि रात हो चुकी थी, इसलिए राजा विजयसेन ने अक्षय को अतिथि गृह में रुकवा दिया। रात के समय जब राजा विजयसेन अपनी पत्नी से बातें कर रहा था तो रानी कहने लगी, महाराज, यह युवक इतना बहादुर और बुद्धिमान है। मुझे तो लगता है कि यह कोई साधारण युवक नहीं, अवश्य ही यह किसी ऊंचे खानदान से संबंध रखता है। मेरी बात मानिए, आप इससे एक बार इसकी सच्चाई मालूम कीजिए कि ये कौन है और कहाँ रहता है। मुझे तो यह हमारी राजकुमारी के लिए एक योग्य वर लगता है। रानी के कहने पर अगली सुबह महाराज ने राजकुमार को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगे, नौजवान, सच सच बताओ कि तुम कौन हो और किस खानदान से तुम्हारा संबंध है। राजा की यह बात सुनकर अक्षय ने महाराज को सारी बात बता दी कि वह असल में राजगढ़ साम्राज्य का राजकुमार है
और किस तरह से उसके पिता ने उसे महल से निकाल दिया था और उसके बाद उसके भाई ने भी पिता के साथ धोखा करते हुए उन्हें महल से निकाल दिया था। सारी बात जानने के बाद राजा विजयसेन ने कहा, राजकुमार अक्षय, तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है और हम पर बड़ा ही उपकार किया है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारा साम्राज्य वापस दिलाने में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तुम वीर हो, बहादुर हो और बुद्धिमान भी हो। तुम चाहो तो मेरी विशाल सेना ले जाओ और अपने बेईमान भाई रतन के महल पर चढ़ाई कर दो और उसे हराकर अपना साम्राज्य वापस ले लो। तब राजकुमार अक्षय ने कहा, महाराज, आपका प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है, परंतु मुझे फैसला करने के लिए एक बार अपने माता पिता से विचार विमर्श करना पड़ेगा। आप मुझे इस समय आज्ञा दीजिए, मैं उनसे सलाह करके जल्दी ही आपके पास वापस लौटता हूँ। इतना कहकर राजकुमार अक्षय अपने घर वापस लौट गया। उसने राजा विजयसेन का प्रस्ताव अपने माता पिता को बताया कि वे राजगढ़ साम्राज्य वापस पाने में उनकी सहायता करना चाहते हैं। भानु प्रताप ये सुनकर बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, पुत्र, इस मौके को हाथ से जाने मत दो और महाराज विजयसेन की सहायता से जल्द अपना साम्राज्य वापस प्राप्त करो। और फिर ऐसा ही हुआ। राजा विजयसेन ने अपनी विशाल सेना राजकुमार अक्षय और उसके पिता भानु प्रताप को सौंप दी। इसके बाद राजगढ़ में राजकुमार रतन के महल पर आक्रमण करके उसे बंदी बना लिया गया। तब रतन ने अपने पिता और भाई को सारी सच्चाई बताते हुए कहा, ये सारा षड्यंत्र उसकी माँ रानी पलक के द्वारा रचा गया था। उसने ही एक बहरूपिये को साधु बनाकर महाराज के सामने भेजा, जिसकी झूठी भविष्यवाणी के कारण राजा भानु प्रताप ने रानी सुमित्रा और अक्षय को राज्य से बाहर निकाल दिया था। सारी सच्चाई जानने के बाद राजा भानु प्रताप ने अपनी छोटी रानी पलक और राजकुमार रतन को देश निकाले की सजा दे दी। वे अपनी बड़ी रानी सुमित्रा और अपने बेटे अक्षय के साथ महल में आराम से रहने लगा। कुछ समय के बाद राजकुमार अक्षय के लिए सोनपुर की राजकुमारी से विवाह के लिए प्रस्ताव आया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और बड़ी ही धूमधाम से राजकुमार अक्षय का विवाह सोनपुर की राजकुमारी से हो गया। इसके बाद राजा भानु प्रताप ने राजकुमार अक्षय को राजगढ़ का राजा बना दिया। उसका राज तिलक करने के बाद राजा भानु प्रताप अपना बाकी का जीवन ईश्वर की भक्ति में बिताने लगे।